प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गलता लोहा कहानी का अगला भाग पढ़ेंगे। तो पिछले भाग में हमने देखा कि मास्टर त्रिलोकी सिंह धनराम को 13 का पहाड़ा सुनाने के लिए कहे और वह 13 का पहाड़ा की पहली पंक्ति और दूसरी पहली पंक्ति तो किसी तरह से सुना दिया, लेकिन दूसरी पंक्ति गलत होने पर मास्टर साहब ने सटाक से उसके पैरों की पिंडलियों पर इतनी ज़ोर से छड़ी से मार लगाई कि वह छड़ी टूट गई। और फिर गुस्से से उन्होंने आदेश दिया था कि वह स्वयं जाकर के एक अच्छी मजबूत छड़ी तोड़कर ले आए ताकि वह उसे 13 का पहाड़ा याद करा सके। तब आगे की कहानी इस प्रकार है। तो मास्टर त्रिलोकी सिंह का यह सामान्य नियम था कि वह सजा पाने वाले को ही स्वयं ही हथियार जुटाने के लिए आदेश देते थे। और जाहिर है, यानी स्वाभाविक सी बात है कि बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर साहब के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव करता था, जैसे कि वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। अब सजा पाने वाला जो छात्र था वह स्वयं अपनी मार कितनी पड़ रही है छड़ी से, इस बात से ज़्यादा मास्टर जी को संतोष हो उस आधार पर छड़ी का चुनाव करता था, टहनी का चुनाव करता था। और चुनाव करते हुए ऐसा लगता था जैसे कि वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। अब धनीराम की मंद बुद्धि थी और या फिर उसके मन में यह डर बैठ गया था कि वह पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वह अच्छे से पढ़ नहीं सकता। अब उसकी मंद बुद्धि थी या फिर बैठा हुआ डर था कि पूरा दिन घोटा लगाने पर यानी पूरे दिन याद करने पर भी वह 13 का पहाड़ा याद नहीं कर पाया। और छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो वह तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते यानी पहाड़े की तीसरी पंक्ति सुनाते सुनाते वह फिर से जो है वह लड़खड़ा गया, पूरा पहाड़ा न सुना पाया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेत का उपयोग करने के बजाय, यानी बेत से मारने के बजाय जबान की चाबुक चला दी, यानी कड़वे बोल उसे सुना दिए और बोले कि तेरे दिमाग में लोहा भरा हुआ है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। अब यह कठोर वचन मास्टर साहब ने धनराम को बोल दिया कि तुम्हारे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है, तो विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें, यानी कहाँ से विद्या उसमें कहाँ आएगी। अब ऐसे कठोर वचन जो है मास्टर साहब धनराम को सुना दिए और इसके बाद अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर, दरातियाँ यानी जिससे घास आदि काटने का औजार, तो अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकाले और धनराम को उसे धार लगाने के लिए पकड़ा दिए। अब किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी, कि धनराम के पिता की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वह उसे किताबी ज्ञान प्रदान कर सकें, उसे विद्यालय में और पढ़ा सकें। और धनराम जैसे ही हाथ पैर चलाने लायक हुआ, यानी कुछ काम करने लायक हुआ, तो उसके पिता ने उसे धौकनी फूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। उसे भट्टी में धौकनी फूकने अर्थात हवा करने और सान लगाने, यानी कोई भी पदार्थ सानने, ऐसे कामों में उलझाना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे उसे हथौड़ी चलाने से लेकर के घन यानी बड़ा हथौड़ा चलाने की विद्या सिखाने लग गए। अब उनके द्वारा विद्या सिखाने और मास्टर जी के द्वारा विद्या सिखाने दोनों में बहुत फ़र्क था। अब फ़र्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोकी सिंह उसे अपने पसंद की बेत चुनने का अवसर देते थे, यानी जब वह धनराम गलती करता था तो मास्टर त्रिलोकी सिंह उसे स्वयं अपनी पसंद की छड़ी लाने का आदेश देते थे। लेकिन उसके पिता जो गंगाराम थे वह सजा देने के लिए वस्तु का चुनाव स्वयं करते थे। और धनराम जरा सी भी गलती करता तो उसके पिता गंगाराम उनके हाथ में छड़, बेत, हत्था, जो भी कुछ हाथ लग जाता उसी से ही उसे प्रसाद दे देते यानी उसी से ही उसे सजा देते थे। अब एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे, उनकी मृत्यु हो गई, तो धनराम ने सहज भाव से ही उनकी विरासत यानी पुरखों के द्वारा जो मिली हुई संपत्ति थी, वो जो लोहार की जो उनकी भट्टी और जो दुकान थी, वह धनराम ने उसे अपने पिता की विरासत को सहज भाव से स्वीकार कर लिया
और मन लगाकर काम करने लगा। और पास पड़ोस के गांव वालों को तो धीरे यह याद ही नहीं रहा कि वह कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली। छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप उसे मिल गई और जो मास्टर त्रिलोक सिंह ने जो भविष्यवाणी की थी कि यह आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा, उस भविष्यवाणी को किसी हद तक मोहन ने सही सिद्ध कर दिया। और जब ये छात्रवृत्ति प्राप्त कर लिया तो उसकी इस सफलता को देखकर साधारण हैसियत रखने वाले उसके पिता, जो यजमानों के घर में पुरोहिताई करते थे, लोगों के घर में पूजा पाठ कराते थे, उसके पिता वंशीधर तिवारी जो थे, उनका हौसला और अधिक बढ़ गया। यानी पुत्र को इस तरह से सफलता पाते देखकर वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आ रहे पैतृक धंधे से वह निराश हो गए थे और दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी तरह अपने परिवार का पेट भर पाते थे। अब मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य यानी गरीबी मिटा दे, यही उनकी हार्दिक इच्छा थी कि मोहन किसी तरह से पढ़ ले और उनके परिवार की गरीबी को मिटा दे। अब लेकिन इच्छा होने भर से ही सब काम तो नहीं हो जाता। अब उनके सामने बहुत बड़ी कठिनाई थी। मोहन की पढ़ाई को लेकर बहुत बड़ी कठिनाई सामने थी। अब आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील की दूरी पर था। अब 2 मील की चढ़ाई थी और इसके अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी भी एक अलग समस्या थी। लेकिन इसके बाद भी, इन कठिनाइयों के बाद भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और अपने लड़के मोहन का नाम स्कूल में लिखवा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय करके स्कूल जाता और छुट्टी के बाद वह बहुत थका हुआ घर लौटता था। तो पिता उसका हौसला बढ़ाने के लिए, उत्साहित करने के लिए उसे पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी, विद्या पाने की ललक ऐसे होने वाले ऐसे बालकों का उदाहरण दे करके उसे उत्साहित करने की कोशिश करते थे। कि यानी पिता चाहते थे कि इस थकान से उनका बेटा निराश न हो जाए, तो इसके लिए उसे उत्साहित करने की कोशिश करते थे। अब वर्षा के दिनों में नदी पार करने की बहुत कठिनाई थी, तो नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वृद्ध वंशीधर ने जो नदी के उस पार गांव में एक उनके यजमान थे, यानी जो उनसे पूजा पाठ कराते थे, उनके घर पर मोहन का डेरा तय कर दिया कि वहाँ मोहन रह सके। अब घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर, यानी जब नदी का पानी थोड़ा कम हो जाता, तब वह गांव लौट आता था। अब संयोग की बात थी कि एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था, नदी का पानी कम था, तो मोहन कुछ घसियारों के साथ नदी पार करके घर आ रहा था। घसियारे यानी घास काटने वाले, तो घास काटने वाले व्यक्तियों के साथ नदी पार करके घर आ रहा था। तो पहाड़ी जो थी उसके दूसरी ओर भारी वर्षा हुई और वर्षा होने के कारण नदी का पानी अचानक से बढ़ गया। अब पहले नदी की धारा में झाड़ झंखाड़ और पात पतेल यानी पत्ते, घास तिनके आने शुरू हुए। तो जो अनुभवी घसियारे थे वो जिनको समझ में आ गया कि पानी जो है वो तेज बढ़ने वाला है, नदी का पानी बढ़ने वाला है, तो तेजी से नदी के पानी को काटकर आगे बढ़ने की कोशिश की है। लेकिन किनारे पहुँचते पहुँचते जो मटमैले पानी का रेला, मिट्टी से भरा पानी का रेला उन तक आ पहुँचा। अब वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार आने में सफल हुए। अब यह जो घटना थी उससे वंशीधर एकदम घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर के चिंतित रहने लगे। अब उन्हीं की बिरादरी यानी ब्राह्मण बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक जिसका नाम रमेश था, वह उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। अब उसके सामने बातों बातों में ही मोहन के पिता वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उसके आगे चिंता प्रकट की। अब उनकी चिंता को सुनकर जो युवक रमेश था वह सहानुभूति तो जतलाया ही, और साथ ही साथ उसने सुझाव दिया कि वह मोहन को उसके साथ लखनऊ भेज दें। अब जहाँ घर में 4 प्राणी हैं, उससे एक और प्राणी बढ़ जाएगा तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ यह भी सुझाव दिया कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा।
अब वंशीधर को जैसे रमेश के रूप में साक्षात भगवान मिल गए, क्योंकि वंशीधर अपने पुत्र मोहन की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित थे। तो रमेश के रूप में उन्हें ऐसा लगा जैसे रमेश के रूप में उसे साक्षात भगवान मिल गए। अब उनकी आंखों में पानी छलकने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे और भरे गले से, रुंधे गले से वह केवल इतना ही कह पाए कि बिरादरी का यही सहारा होता है, कि अपनी बिरादरी के जो लोग होते हैं उन्हीं से ही सहारा मिलता है। अब छुट्टियां खत्म होने पर, शेष होने पर, यानी छुट्टियां जो समाप्त हो रही थी, तब रमेश वापस लखनऊ लौटने लगा। तो माँ बाप और अपने गांव की दुनिया से बिछुड़ करके सहमा सहमा सा मोहन उस रमेश के साथ लखनऊ आ गया। अब लखनऊ आते ही मोहन की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ और घर की जो रमेश के घर की जो दोनों महिलाएं थीं, जिन्हें वह चाची और भाभी कहकर पुकारता था, अब उनका कामकाज में हाथ बटाने लग गया और धीरे धीरे वह मोहल्ले की सभी चाचियों और भाभियों के लिए कामकाज में हाथ बटाने का साधन बन गया। यानी रमेश मोहन को यह कहकर गांव से लाया था कि वह उसे विद्यालय में पढ़ने के लिए दाखिला दिलवाएगा और वह अच्छी तरह पढ़ाई कर पाएगा, लेकिन लखनऊ आकर मोहन की ज़िंदगी एकदम बदल गई और वो वास्तव में वह मोहन से घर का कामकाज कराने लगा, एक घरेलू नौकर की तरह से उसके साथ व्यवहार करने लगा और घर की स्त्रियां उससे हर कामकाज में उससे मदद लेने लगीं और मोहल्ले की सभी चाचियां और भाभियां उससे काम में हाथ बटाने के लिए कहने लगी। और कोई कहता उससे कि मोहन दही तो ला दे बाजार से, कोई कहता कि मोहन ये कपड़े धोबी को दिया, कोई या 1 किलो आलू ला दे बाजार से। अब औसत दफ्तरी बड़े बाबू की हैसियत रमेश जो है वह दफ्तर में, ऑफिस में एक बड़े बाबू के था और वह ऐसी हैसियत रखने वाले रमेश के लिए मोहन को अपना भाई बिरादरी बताना उसके सम्मान के विरुद्ध जान पड़ता था। यानी वह मोहन को अपनी बिरादरी का नहीं कहता था और उसे घरेलू नौकर से अधिक हैसियत वह नहीं देता था, उसे घरेलू नौकर समझता था। अब धीरे धीरे मोहन भी इस बात को समझने लगा। थोड़ी बहुत हील हवाली करने के बाद, यानी बहुत दिनों तक तो वह रुका रहा, लेकिन इसके बाद रमेश ने निकट के ही एक साधारण से स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया। अब लेकिन एकदम नए वातावरण, वहाँ विद्यालय का वातावरण एकदम नया था और रात दिन जो वह मोहन को काम करना पड़ता था, इस काम के बोझ के कारण गांव का जो यह मेधावी छात्र था, मोहन जो एक बहुत कुशाग्र बुद्धि छात्र था, वह शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया। उसकी सारी पहचान ही शहर में आकर खो गई। उसका जीवन एक बंधी बधाई लीक पर चलने लगा। रोज की उसकी दिनचर्या एक ही प्रकार से चलने लग गई। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में गांव जाने का मौका भी तभी मिलता था उसे, जब या तो रमेश या उसके घर का कोई प्राणी गांव जाने वाला होता था, तभी उसके साथ मोहन गांव जा पाता। और नहीं तो उन छुट्टियों में भी उसे अगले दर्जे की, यानी अगली कक्षा की तैयारी के नाम पर उसे शहर में ही रुकना पड़ता था, शहर में ही समय गुजार देना पड़ता था। और वास्तव में क्या था, अगले दर्जे की तैयारी तो बहाना भर थी। अगले दर्जे की अगली कक्षा की कोई तैयारी नहीं थी, बल्कि यह क्या था बहाना कि रमेश और उसकी गृहस्थी की सुविधा असुविधा का था। रमेश को अपनी गृहस्थी चलाने में मोहन से जो काम लेता था उससे कोई असुविधा ना होने पाए, यह बात थी। और मोहन ने भी परिस्थितियों से समझौता कर लिया था, और क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। अब घर वालों को भी वास्तविक स्थिति बतला करके वह दुखी नहीं करना चाहता था, और क्योंकि घर वाले उसको लेकर के एक सुखद सपना देख रहे थे, जो उसके पिता थे वह उसके सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे थे, तो मोहन भी अपने पिता को दुख नहीं देना चाहता था, इसलिए वह अपनी वास्तविक स्थिति भी अपने घर के लोगों को नहीं बताता था। तो यह था कहानी का आगे का हिस्सा। आशा है आपको यहाँ तक की कहानी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। कहानी का अगला भाग हम तीसरे भाग में पढ़ेंगे।
धन्यवाद।